नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ बीएड के एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आज की पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। और वो टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। देखिए, हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, है ना? हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी एजुकेशन इससे अलग कैसे रह सकती है? कई बार हम टेक्नोलॉजी का मतलब बस फोन या कंप्यूटर समझ लेते हैं, लेकिन एजुकेशन की दुनिया में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ गैजेट्स इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये सिखाने और सीखने के पूरे तरीके को, पूरे प्रोसेस को ज्यादा साइंटिफिक और असरदार बनाने का एक सिस्टम है। ये एक ऐसी क्रांति है जो क्लासरूम की दीवारों को तोड़कर ज्ञान को हर इंसान तक पहुंचाने का दम रखती है। तो चलिए, आज इसी जरूरी विषय की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे एजुकेशन के भविष्य को कैसे बदल रहा है। आज की हमारी पूरी बातचीत को समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक बहुत ही आम सी क्लासरूम की प्रॉब्लम से। फिर हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी शब्द का असली मतलब क्या होता है, और फिर उसे एजुकेशन से जोड़कर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एडटेक के लक्ष्य क्या हैं, मतलब हम इसे अपना क्यों रहे हैं। फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे कि ये टीचर्स की ट्रेनिंग को कैसे बेहतर बना रहा है। और आखिर में हम इसके बड़े असर को देखेंगे कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव डाल रहा है। चलिए, तो हमारे पहले हिस्से समस्या से प्रगति तक शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नई चीज या टेक्नोलॉजी की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब पुराने सिस्टम में कोई ना कोई कमी या मुश्किल हो। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं जिनके हल के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। आइए, इसे समझने के लिए क्लासरूम की एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। जरा सोचिए, आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में 30-40 बच्चे बैठे हैं। आपको आज उन्हें जिराफ के बारे में पढ़ाना है और आपके पास क्या है? सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और चौक। तो आप क्या करेंगे? शायद आप बहुत अच्छी ड्राइंग करके एक जिराफ बनाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या वो ड्राइंग जिराफ के असली आकार, उसके रंग और वो असल में कहाँ रहता है उस माहौल का सही एहसास दे पाएगी? और जो बच्चा सबसे पीछे बैठा है, क्या उसे वो ड्राइंग साफ साफ दिखेगी? इस सब में आपका कितना टाइम और एनर्जी लगेगी? और इतनी मेहनत के बाद भी क्या बच्चे उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएंगे? ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टीचिंग की कई कमियों को सामने लाती है, जैसे रिसोर्सेज की कमी, सीखने का अनुभव एक तरफा होना और हर बच्चे तक ठीक से ना पहुंच पाना। बस यहीं से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कहानी शुरू होती है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यानी टेक्नोलॉजी है क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। हमारा लक्ष्य यानी आउटपुट क्या है? स्कूल पहुंचना। एक तरीका है कि हम पैदल जाएं। इसमें हमारा इनपुट क्या लगेगा? बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एनर्जी और शायद 2 घंटे का समय। अब सोचिए, हमारे पास एक साइकिल है। ये साइकिल ही एक टेक्नोलॉजी है। अब हमारा इनपुट क्या होगा? बहुत कम मेहनत और शायद सिर्फ आधे घंटे का समय। लक्ष्य तो वही है, स्कूल पहुंचना, लेकिन टेक्नोलॉजी यानी साइकिल का इस्तेमाल करके हमने कम से कम इनपुट यानी कम मेहनत और कम समय में वही आउटपुट हासिल कर लिया। यही टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी काम को करने का एक ऐसा बेहतर तरीका जिससे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा मिले। फिर चाहे वो खेती में ट्रैक्टर हो या बात करने के लिए मोबाइल फोन, हर जगह यही सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो अब जब हमने टेक्नोलॉजी के इस बेसिक प्रिंसिपल यानी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को समझ लिया है, तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं। अब हम इसी आइडिया को एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सही और अकादमिक परिभाषा क्या है। तो किताबी भाषा में हम टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसा कि यहां लिखा है, टेक्नोलॉजी किसी काम को करने का वो मेथड है, वो तरीका है जो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे। यहां विधि या मेथड शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई मशीन या गैजेट नहीं है, ये एक प्रोसेस, एक तरीका भी हो सकता है। इसका आखिरी मकसद हमेशा काम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना होता है, मतलब हमारी मेहनत कम करना और नतीजों को बेहतर करना। अब जब हम टेक्नोलॉजी के इसी सिद्धांत को एजुकेशन में लागू करते हैं, तो वो बन जाती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी परिभाषा पर गौर कीजिए। शिक्षा में समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अनुप्रयोग। यहाँ 2 बातें बहुत जरूरी हैं।
वैज्ञानिक ज्ञान और व्यवस्थित अनुप्रयोग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लास में फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक होने का मतलब है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और जो लर्निंग थ्योरीज हैं उन पर आधारित तरीकों का इस्तेमाल करना। और व्यवस्थित का मतलब है कि हम किसी भी टूल या मेथड का इस्तेमाल बस ऐसे ही नहीं कर लेते, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके लिए सही टूल या तरीका चुनते हैं, उसे लागू करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका असर क्या हुआ। तो अगर हम जिराफ वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिर्फ जिराफ का वीडियो दिखा देना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि वीडियो क्यों दिखाना है, कौन सा वीडियो दिखाना है, और वीडियो देखने के बाद बच्चों को कितना समझ आया ये कैसे पता करना है। रॉबर्ट ए कॉक्स की ये बात इसी आइडिया को और भी साफ कर देती है। वो कहते हैं, मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। मनुष्य के सीखने की दशाएं मतलब हर वो सिचुएशन जिसमें कोई इंसान कुछ सीख रहा है, चाहे वो क्लासरूम हो, खेल का मैदान हो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स। और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग का मतलब, जैसा हमने अभी बात की, साइकोलॉजी और टीचिंग के टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर आधारित तरीकों का इस्तेमाल करना। तो कॉक्स के मुताबिक जब हम सीखने के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इन साइंटिफिक और जांचे परखे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये अंदाजे या बस परंपरा के आधार पर पढ़ाने से हटकर सबूतों के आधार पर पढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना है जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के दो हिस्से या अप्रोच होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब हम इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादातर हार्डवेयर पर होता है, मशीनें, औजार, पुर्जे। लेकिन एजुकेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बराबर के ज़रूरी हैं। हार्डवेयर अप्रोच में वो सभी फिजिकल चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, टैबलेट, यहाँ तक कि एक मामूली सा चार्ट या मॉडल भी हार्डवेयर ही है। वहीं सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। यहाँ इसका मतलब है पढ़ाने के तरीके, सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बच्चों को जांचने की तकनीकें और सिलेबस बनाने के तरीके, जैसे कि प्रोग्राम्ड लर्निंग या माइक्रो टीचिंग। ये सब सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। असल में हार्डवेयर का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसके पीछे एक मजबूत सॉफ्टवेयर यानी एक अच्छी टीचिंग मेथड हो। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है और इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे हिस्से कौन से हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, इसके मकसद क्या हैं, हम एजुकेशन में इसे लागू करके आखिर पाना क्या चाहते हैं। चलिए हमारे तीसरे हिस्से में एडटेक के इन्हीं मकसदों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। आइए एक एक को समझते हैं। पहला, सीखने को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाना। देखिए, ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड कभी-कभी बोरिंग हो सकता है। एडटेक ऑडियो विजुअल एड्स, गेम्स और सिमुलेशन से पढ़ाई को दिलचस्प बनाता है। दूसरा, पढ़ाने के तरीकों को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बनाना। एडटेक अंदाजे पर नहीं बल्कि सीखने के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तीसरा, टीचर स्टूडेंट के बीच बातचीत को बेहतर बनाना। टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर हर बच्चे पर पर्सनली ध्यान दे सकते हैं। ऑनलाइन फोरम या फीडबैक टूल से पता चल जाता है कि किस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। चौथा, सिलेबस को बेहतर तरीके से डिलीवर करना। एडटेक के जरिए सिलेबस को वीडियो, पॉडकास्ट, इंटरैक्टिव मॉडल्स जैसे कई फॉर्मेट में पेश किया जा सकता है। और पांचवां, इवैल्यूएशन यानी जांचने की प्रक्रिया को आसान बनाना। ऑनलाइन क्विज और ऑटोमेटिक ग्रेडिंग से टीचर्स का बहुत समय बचता है और जांच भी ज़्यादा सटीक होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का सेंटर पॉइंट तो टीचर होता है, और जब तक हमारे टीचर्स इन नई टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक इसका पूरा फ़ायदा मिल ही नहीं सकता। इसीलिए एडटेक टीचर्स की ट्रेनिंग में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमारे चौथे हिस्से में हम ऐसी ही दो पावरफुल ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फोकस करेंगे। यहाँ हम दो बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग। अब शायद ये सवाल उठे कि ये तो टीचिंग मेथड्स हैं, इन्हें हम टेक्नोलॉजी क्यों कह रहे हैं? तो याद कीजिए हमारी सॉफ्टवेयर वाली बात। ये टेक्निक्स असल में टीचिंग को बेहतर बनाने के साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस हैं। इसीलिए ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक अटूट हिस्सा है। इनका मेन मकसद स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं, बल्कि जो फ्यूचर टीचर्स हैं उन्हें असली क्लासरूम के लिए तैयार करना है। तो ये माइक्रो टीचिंग साइकिल काम कैसे करता है? ये एक स्किल डाउन टीचिंग अप्रोच है। इसमें हम पढ़ाने की मुश्किल प्रक्रिया को छोटे छोटे स्किल्स में तोड़ देते हैं। सबसे पहले एक टीचर एक बहुत छोटा सा लेसन सिर्फ 5-10 मिनट का प्लान करता है।
फिर वो इस लेसन को अपने ही साथियों के एक छोटे से ग्रुप को पढ़ाता है। पढ़ाने की ठीक बाद सुपरवाइजर और साथी उसे फीडबैक देते हैं कि क्या अच्छा था और कहाँ सुधार हो सकता है। इस फीडबैक के आधार पर वो अपने लेसन प्लान को सुधारता है। इसके बाद वो उसी सुधरे हुए लेसन को एक नए ग्रुप को फिर से पढ़ाता है और आखिरी में उसे दोबारा फीडबैक मिलता है। ये पूरा चक्र टीचर्स को एक सेफ माहौल में प्रैक्टिस करने, तुरंत फीडबैक पाने और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक शानदार मौका देता है। अनुरूपित शिक्षण या सिम्युलेटेड टीचिंग, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें एक नकली या सिम्युलेटेड क्लासरूम का माहौल बनाया जाता है। ये माइक्रो टीचिंग से थोड़ा अलग है। माइक्रो टीचिंग में फोकस एक बार में एक स्किल पर होता है, जबकि सिम्युलेटेड टीचिंग में पूरे क्लासरूम के माहौल को आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसमें जो ट्रेनी टीचर के साथी होते हैं वो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स की भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई शरारती बच्चा बन जाता है तो कोई बहुत होशियार बच्चा। इसका मकसद टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट और अचानक आने वाली मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक कंट्रोल्ड और सेफ माहौल देता है, जहां ट्रेनी टीचर बिना किसी असली स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाए अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। अब तक हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, उसके मकसदों को समझा और टीचर ट्रेनिंग में उसका रोल भी देखा। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम इसके बड़े असर और फायदों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक क्लास या एक स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के नक्शे को बदल रही है। चलिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बड़े फायदों को एक एक करके देखते हैं। ये सबको बराबर मौके देती है। ऑनलाइन कोर्स के जरिए एक छोटे से गांव का स्टूडेंट भी वही पढ़ाई कर सकता है जो एक बड़े शहर के स्टूडेंट को मिल रही है। ये पढ़ाई को आसान बनाती है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। इससे हर स्टूडेंट अपनी रफ्तार से सीख सकता है और ये डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए जिंदगी भर सीखने को बढ़ावा देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हमें इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। आज भी देश में बहुत से स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट या डिवाइस नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता बच्चों की क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स को कम कर सकती है। और तीसरा, इन नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। इन सभी फायदों में से अगर हमें किसी एक सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी असर को चुनना हो तो वो क्या होगा? वो है नंबर 1, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये टेक्नोलॉजी को एक ऐसा पावरफुल टूल बना देता है जो शिक्षा को कुछ गिने चुने लोगों के दायरे से निकालकर हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध कराता है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में कहा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने ज्ञान को स्कूल और कॉलेज की 4 दीवारों से आज़ाद कर दिया है। नॉलेज अब किसी एक फिजिकल जगह पर कैद नहीं है। ये इंटरनेट के जरिए हर उस इंसान तक पहुंच सकती है जिसमें सीखने की ललक है। इसी को हम शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां ज्ञान पर सभी का बराबर का हक हो। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी सच में ज्योग्राफिक और आर्थिक रुकावटों को हटा सकती है, तो हमारे आने वाले कल का क्लासरूम असल में कैसा दिखेगा? आज हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सफर को एक प्रॉब्लम से शुरू करके उसके बड़े असर तक देखा। हमने टेक्नोलॉजी का मतलब, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की परिभाषा, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हिस्से, उसके मकसद और टीचर ट्रेनिंग में उसकी भूमिका सब कुछ समझा। हमने इसके फायदों के साथ साथ इसकी चुनौतियों पर भी बात की। ये टॉपिक आपकी बीएड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी एजुकेशन में और भी बड़े बदलाव लाएंगी। एक फ्यूचर टीचर होने के नाते इन टेक्नोलॉजी को समझना और उन्हें अपने पढ़ाने के तरीके में शामिल करना बहुत ज़रूरी होगा।